Hello everyone, welcome to Astute Coaching Classes Bhopal. This is Devang Patel, Director of Astute Coaching Classes and a certified young professional. In the last class in series of Introduction of Psychology or the Basics of Psychology, we have studied about the definition and the meaning of theoretical approaches. And under that, since we are studying the 5 major approaches in psychology, we have already covered our psychodynamic approach, which is also termed as psychoanalytical approach or Freudian approach. And the second one that we have already covered is behavioral approach. In this particular video, as I already informed, we will be studying about our rest 3 approaches, that is cognitive approach, humanistic approach and existential approach. Okay, so let's start with our third approach, that is cognitive approach. This cognitive approach was conceptualized by Jean Piaget, and this particular approach, if we talk about in this approach, it focuses on understanding mental processes and their role in influencing human behavior. इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारी पर्टिकुलर कॉग्निटिव अप्रोच है, ये हमारे मेंटल प्रोसेसेस पे फोकस करती है कि हमारी मेंटल प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करती है और ये समझने की कोशिश करती है कि ये जो हमारी मेंटल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि हमारी थिंकिंग, हमारा परसेप्शन, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये सभी हमारा किस तरह से वर्क करती हैं और किस तरह से हमारे बिहेवियर को, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को कैसे ये जो है इन्फ्लुएंस करती हैं या फिर उसे मॉडिफाई करती हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर अप्रोच की बात करें तो ये इस अप्रोच को एक रिस्पॉन्स के रूप में माना जाता है बिहेवियरल अप्रोच के लिए। बिहेवियरल अप्रोच में हमने देखा था, जो हमारी सेकेंड अप्रोच थी, उसमें हमने पढ़ा था कि बिहेवियरल अप्रोच ओनली फोकसेस ऑन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। जो बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो बिहेवियर हम सामने देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम सिर्फ उसी को अकाउंट में लेते हैं और उसमें हमारी सारी मेंटल प्रोसेसेस, कॉग्निटिव प्रोसेसेस या फिर इंटरनल जो प्रोसेसेस हमारी होती हैं, उन सभी को नेग्लेक्ट किया गया था या फिर हम कह सकते हैं इग्नोर किया गया था। उसी के रिस्पॉन्स में हमारी एक नई थ्योरी जो है डेवलप हुई, जिसे हम कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसमें हमारी सारी मेंटल प्रोसेसेस जो कि बिहेवियरल अप्रोच में इग्नोर की गई थी, उनको अकाउंट में लिया जाता है, उन पर फोकस किया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि वो सारी प्रोसेसेस कैसे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस आती हैं, जैसे हमारा अटेंशन हो गया, हमारी मेमोरी, परसेप्शन, हमारी लैंग्वेज, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा, ये सभी हमारी इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस या फिर इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेसेस के नाम से जानी जाती हैं। इसमें हमारे कुछ की पोस्टुलेट्स हैं और की पोस्टुलेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कॉग्निटिव अप्रोच जो टर्म है कॉग्निटिव, तो वो एक टर्म से निकल कर आया है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटो। कॉग्निटो मीन्स नॉलेज और एक्सपीरियंसेस। Cognitive approach is also termed as the process for acquiring knowledge through experiences। मतलब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे एक्सपीरियंसेस से हम सीखते हैं, हमें जो भी नॉलेज होता है वो हम एक्वायर करते हैं और वो हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम उस चीज़ को सीखते हैं। तो इट मीन्स वी गेन नॉलेज और वी गेन द नॉलेज थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस। हम किसी भी चीज़ के नॉलेज को हम हमारे एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है। इसी पर्टिकुलर अप्रोच की बात करें तो इसमें कुछ की प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल होता है इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस ड्राइव बिहेवियर। इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस ड्राइव बिहेवियर, इसका मतलब जो भी ह्यूमन एक्शंस हैं, ऑल द ह्यूमन एक्शंस आर द रिजल्ट्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस सच एज इंटरप्रेटिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग एनी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस हैं, वही हमारे सारे ह्यूमन एक्शंस मतलब बिहेवियर, वही हमारे सारे बिहेवियर को ड्राइव करते हैं या फिर उसको फॉर्म करती हैं या फिर उसको क्रिएट करते हैं। और ये जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, इन सारी मेंटल प्रोसेसेस में इंफॉर्मेशन की 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को हम एनकोड करते हैं या फिर हम इंटरप्रेट करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, वी विल इंटरप्रेट दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन के बाद हम उस पर्टिकुलर जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर करेंगे और फिर जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी whenever we will be in need of that particular information, we will retrieve it मतलब हम उस इंफॉर्मेशन को वापस रिकॉल करेंगे और हम इसे फिर से यूज़ करेंगे उस इंफॉर्मेशन को जिसको हमने पहले इंटरप्रेट और फिर स्टोर करके रखा था। इसके बाद हमारा दूसरा पोस्टुलेट आता है या फिर दूसरा प्रिंसिपल आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग।
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि इन्होंने हमारे माइंड को एक कंप्यूटर के जैसे माना है, कंप्यूटर के जैसे जो क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले तो वो इंटरप्रेट करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट या फिर एनकोड किया जाएगा, एनकोड किया जाएगा जिसे हम इनपुट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद उस वही पर्टिकुलर जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर्ड रहेगी, जिसे हम स्टोरेज के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारा कंप्यूटर क्या काम करता है, आउटपुट देता है। आउटपुट मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमने रिकॉल स्टोर करके रखी थी उसे फिर से हमें यूज करने में हेल्प करता है। दिस इज व्हाट आवर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज। इसके बाद हमारा तीसरी चीज आती है स्कीमास एंड मेंटल फ्रेमवर्क। स्कीमास क्या होते हैं? Schemas are the cognitive structures which help the individuals organize and interpret the new experiences। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में कुछ प्री सेट इंफॉर्मेशंस के फ्रेमवर्क बने होते हैं। हमारे माइंड में कुछ प्री सेट इंफॉर्मेशन के फ्रेमवर्क्स बने होते हैं। उन्हीं फ्रेमवर्क्स को, उन्हीं पुराने फ्रेमवर्क्स को हम यूज करते हैं कुछ नई इंफॉर्मेशन को समझने के लिए। तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड सम न्यू इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द फ्रेमवर्क्स विच आर ऑलरेडी प्री सेट इन आवर माइंड। तो उन्हीं फ्रेमवर्क्स को, जो प्री सेट फ्रेमवर्क्स हैं, उन्हें ही हम स्कीमास के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसका अगर हम एग्जांपल लें कि स्कीमा क्या होता है, तो मान लेते हैं किसी बच्चे को हमने बताया कि भाई ये हॉर्स है। हॉर्स अगर उसने देखा और उसके 4 पैर देखेंगे, एक पूंछ दिखेगी और थोड़ा एलोंगेटेड उसका फेस दिखेगा, तो उसको हमने बताया कि ये हॉर्स है। तो हो सकता है कि छोटा बच्चा जब किसी गाय को देखे, प्रोबेबली सेम कलर की गाय को देखे और उसको भी वो एज अ हॉर्स इंटरप्रेट करे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने उसको बताया कि हॉर्स कैसा दिखता है, तो उसने हॉर्स का एक स्कीमा बनाया, एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाया, स्ट्रक्चर बनाया कि इस तरह का हॉर्स होता है। अगर वैसा ही वो उसके सामने काऊ लाई जाए, गाय को रखें, तो वहाँ पर भी क्या होगा कि उसका जो फ्रेमवर्क उसने अपने माइंड में बनाया था, जो स्कीमा अपने माइंड में बनाया था, वैसा ही स्ट्रक्चर उसको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ही माइट इंटरप्रेट कि ये जो है ये भी हॉर्स, कि वो हॉर्स है ही नहीं, वो तो एक गाय है। तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि हम स्कीमास को किस तरह से यूज करते हैं हमारे नई इंफॉर्मेशंस को इंटरप्रेट करने के लिए या फिर समझने के लिए। इसके बाद लास्ट चीज़ मैंने आपको बताई, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल होता है हमारा माइंड, जिसमें मैंने स्टेजेस आपको बता दी। सबसे पहले तो कोई भी कॉग्निशन जो है उसमें सबसे पहले इनपुट होगा, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगी और फिर वो आउटपुट होगा। इनपुट होगा मतलब इंफॉर्मेशन आएगी, प्रोसेसिंग होगी मतलब वो हमारे माइंड में प्रोसेस होके स्टोर होने लायक होगी तो स्टोर होगी, नहीं तो हम उसको, एक और टर्म होता है फॉरगेटिंग, हम उसे भूल जाते हैं। और आउटपुट मतलब जब भी हमें उससे ज़रूरत पड़ रही है वो इन्फॉर्मेशन हमें फिर से रिकॉल हो पा रही है। दिस इज व्हाट आवर कॉग्निटिव अप्रोचेस। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कॉग्निटिव अप्रोच हमें क्या बताता है। कॉग्निटिव अप्रोच फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग आवर मेंटल प्रोसेसेस एंड देयर रोल ऑन इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। ये जो है क्या करता है, हमारे मेंटल प्रोसेसेस को समझता है, उस समझने में फोकस करता है और वो किस तरह से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस चीज़ को समझने में हमारी हेल्प करता है। इसके की पोस्टुलेट्स हमने देखे। की पोस्टुलेट सबसे पहले तो इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस ड्राइव बिहेवियर, देन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हमने देखा, और हमने देखा स्कीमास एंड मेंटल फ्रेमवर्क्स। इसी में अगर हम देखें तो जीन पियाजे ने ही हमारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिए हैं, जो कि 1896 में उन्होंने दिए थे। सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें तो ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमारे 4 होते हैं, जिसमें पहला होता है सेंसरी मोटर स्किल, दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल, तीसरा होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, चौथा होता है फॉर्मल ऑपरेशनल। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, सेंसरी मोटर स्किल, दैट इज फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, हमारे बच्चों में होता है बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक के टाइम पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे अपनी प्राइमरी मोटर स्किल्स को सीखते हैं। प्राइमरी मोटर स्किल्स ये उनका फर्स्ट फेज होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, यहाँ पर उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। दूसरी हमारी स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 ईयर्स तक का रहता है। इट लास्ट फ्रॉम 2 ईयर्स टू 7 ईयर्स। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चों का जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। यहाँ पर जैसे अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो बच्चों के सामने अगर कोई चीज़ अभी है और फिर
कुछ अगर आप उस चीज़ को हटा दें तो दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर कुछ था। और वहीं पर प्री ऑपरेशनल की अगर आप बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर बच्चे के सामने कुछ है तो दे विल रिमेंबर कि यहाँ पर वो चीज़ थी, तो उसी चीज़ को लाने की, वापस देखने की या फिर उसी चीज़ के साथ खेलने की जिद करेंगे। तीसरा हमारा होता है कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसे हम 7 to 11 ईयर्स के बीच में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आने लगती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आने लगती हैं। यहाँ पर बच्चे अपना जो कॉग्निशन है उनमें और ज़्यादा थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। और लास्ट हमारा होता है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल जो कि 12 या 12 से ज़्यादा ऊपर के साल के बच्चों में होता है, ये उनमें देखा जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चे हाइपोथेटिकल हो जाते हैं। हाइपोथेटिकल हो जाते हैं इसका मतलब वो ऐसी चीज़ें भी अपने माइंड में आने लगती हैं उनकी जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग उन्हीं चीज़ों को लेकर होती है जो एग्जिस्ट कर रही हैं, और यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर बात होती है जो एग्जिस्ट नहीं करती। कई बार बच्चे अनरियलिस्टिक हो जाते हैं या फिर उनके जो है बच्चे ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो अभी नहीं हुआ है, या फिर फैंटेसीज जो हम बोलते हैं वो यहाँ पर डेवलप होना चालू होती हैं। तो ये हमारा जो है 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो कि जीन पियाजे ने दिया था वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और टर्म आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो हमारा नॉलेज है, ठीक है, अधिकतर नॉलेज जो है वो क्रिएट होता है। लॉट्स ऑफ नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस। हमारे एक्सपीरियंस से ही हमारे नॉलेज को क्रिएट किया जाता है, कई सारे नॉलेज को। यही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी। तो दिस वाज आवर थर्ड कॉग्निटिव अप्रोच। इसके बाद हम देखते हैं हमारा फोर्थ कॉग्निटिव अप्रोच, जिसे हम एग्जिस्टेंशियल अप्रोच के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट अप इन द लाइन इज आवर एग्जिस्टेंशियल अप्रोच, जो कि हमारी फोर्थ अप्रोच है। एग्जिस्टेंशियल अप्रोच के अगर हम रूट्स देखें तो ये कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी से निकल कर आते हैं, जहाँ पर ह्यूमन कंडीशंस पर फोकस किया जाता है। और ह्यूमन कंडीशंस क्या? इंडिविजुअल फ्रीडम, देयर चॉइसेस एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। किसी भी पर्सन की इंडिविजुअल फ्रीडम, चॉइसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस तरह की ह्यूमन कंडीशंस पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, फोकस किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, उनसे हम हमारी लाइफ का एक मीनिंग निकालते हैं, और उन्हीं एक्सपीरियंस और उन्हीं एक्शन से हम एक यूनिक इंडिविजुअल, यूनिक पर्सनैलिटी हमारी बनती है। इसमें हम इस पर्टिकुलर अप्रोच में हम एक फंडामेंटल क्वेश्चन, जो कि हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारा एग्जिस्टेंस ही एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में ये पर्टिकुलर अप्रोच हमारी हेल्प करती है। और जो हमारा पर्पस है, हमारी लाइफ का पर्पस और सर्टेनिटी ऑफ डेथ की सर्टेनिटी जो है कि भाई डेथ तो होनी ही है, और हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, इन कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने में ये हमारी ये अप्रोच जो है हमारी हेल्प करती है। तो इस पर्टिकुलर अप्रोच की अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन हेल्पिंग अस टू कन्फ्रंट द टेंशन बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रीडम। हमारे फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में जो एक टेंशन बनती है, उसे कन्फ्रंट करने में, उसे फेस करने में भी ये हमें हेल्प करती है। इसके कुछ की प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलते हैं। जो एग्जिस्टेंशियल अप्रोच है, इसके कुछ की प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि any person, any individual or each individual is free to make their own choices. They are free to make their own choices or take their decisions, but they have to take the responsibility of the consequences their decision may produce. उनके बिल्कुल हर व्यक्ति के पास अपना राइट है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है या फिर अपनी चॉइसेस खुद बनाए, लेकिन जो भी चॉइसेस वो खुद बनाएगा या जो भी डिसीजन वो लेगा, उसका जो भी रिजल्ट निकलेगा या आउटकम निकलेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना उनकी जवाबदारी होती है, उनकी जवाबदारी ही होगी। और अगर हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं तो हमें एग्जिस्टेंशियल गिल्ट या फिर एंजाइटी फेस करनी पड़ सकती है। वी विल बी ऑलवेज एंशियस एंड वी विल बी फीलिंग गिल्टी। एग्जिस्टेंशियल गिल्ट हमें यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। दूसरी चीज़ होती है सर्च फॉर मीनिंग। सर्च फॉर मीनिंग मीन्स कि आवर लाइफ हैज़ नो इनहेरेंट मीनिंग। हमारी लाइफ में कोई ऐसा नहीं कि हम पैदा हुए जब से ही हमारी लाइफ का एक एम है, जब से हमारी लाइफ का कोई गोल है। नो, वी डू नॉट हैव एनी।
Okay, so our life do not have any inherent goal or inherent meaning. Each individual must create the goal of their life or the meaning of their life through their experiences and through their actions. तो हर पर्सन को अपना पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो अपने पर्पस ऑफ लाइफ और अपनी लाइफ की वैल्यूज जो है वो खुद बनानी पड़ती हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने एक्शन से। कोई हर पर्सन जो है एक यूनिक पर्सनैलिटी फॉर्म करता है। इसके बाद अगर इसमें अगर हमारी लाइफ में मीनिंग का एब्सेंस रहे, मतलब अगर हमारी लाइफ में कोई मीनिंग ना हो, इफ़ आवर लाइफ इज एब्सेंट, ठीक, इफ़ आवर लाइफ हैव द इफ आवर लाइफ हैव नो मीनिंग, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी लाइफ में हम किसी भी मीनिंग को हमारी लाइफ को कोई मीनिंग नहीं जान पाए हैं तो हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम के नाम से जानते हैं, जहाँ पर हमारी कोई भी मीनिंग नहीं है, वी आर एम्प्टी। ठीक है, और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम की सिचुएशन बनती है, तो ये हमें एम्प्टीनेस और डिस्पेयर में रख सकती है, हमें एक एम्प्टीनेस की फीलिंग ला सकती है, डिस्पेयर की हमें यहाँ पर फेस करना पड़ सकता है। और नेक्स्ट हमारी होती है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मीन्स जो नेक्स्ट थर्ड हमारा प्रिंसिपल है दैट इज ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मीन्स लीडिंग आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू आवर ओन वैल्यूज, अकॉर्डिंग टू आवर ओन चॉइसेस। हम हमारी लाइफ को अपने हिसाब से, अपने चॉइसेस के हिसाब से, अपने डिसीजन और वैल्यूज के हिसाब से लीड करें। और अगर हम इसमें फेल होते हैं, अगर हम हमारे रूल्स रेगुलेशन, हमारे खुद की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ लीड नहीं करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम इनऑथेंटिसिटी कहते हैं। इसका मतलब वी आर गेटिंग अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटियल नॉर्म्स या फिर सोसाइटियल एक्सपेक्टेशंस। सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, वी डू नॉट हैव टू फोकस ऑन दैट अकॉर्डिंग टू दिस एग्जिस्टेंशियल अप्रोच। हमें करना क्या है, हमें खुद के वैल्यूज़ के हिसाब से, खुद के डिसीजंस और खुद की चॉइसेस के हिसाब से हमें हमारी लाइफ को लीड करना है। दिस इज़ व्हाट एग्जिस्टेंशियल अप्रोच प्रमोट्स। और शायद इसी से कहीं हमारा एक सोशल मीडिया पे नया लाइन निकली है जिसे हम बोलते हैं माई लाइफ माई रूल। तो माई लाइफ माई रूल जो है यहाँ पर परफेक्टली फिट होता है एग्जिस्टेंशियल अप्रोच में। और इनऑथेंटिसिटी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर लोग जो है सोसाइटल नॉर्म, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने में लगे रहेंगे तो वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लीड नहीं कर पाएंगे, एंड इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हम इनऑथेंटिसिटी बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी क्या है, हम एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी को हमारी लाइफ की रियलिटी को कन्फ्रंट करने का रिस्पॉन्स मान सकते हैं। मतलब कि अगर अब अपनी लाइफ की रियलिटीज जैसे कि हमारा डेथ, हमारा फ्रीडम, हमारा आइसोलेशन, मीनिंगलेसनेस, ये जो कंसेप्ट्स हैं, इनको अगर हम फेस कर रहे हैं, इनको अगर हम कन्फ्रंट कर रहे हैं, तो फिर हमें एक एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इन कंसेप्ट्स को फेस करेंगे तो वो एक लाइक कह सकते हैं कि एक जेन्युइन चीज़ है कि हमें एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी होगी। लेकिन अगर हम इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, वी आर नेग्लेक्टिंग द सर्टेनिटी ऑफ डेथ। फॉर एग्जांपल, अगर हम डेथ की जो सर्टेनिटी की भाई डेथ तो होनी है, उस चीज़ को अगर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो फिर हमें ऐसी कोई एंजाइटी नहीं होगी। लेकिन इफ़ वी आर फेसिंग दैट, तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी नाम की जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एंड इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव। इट्स गुड दैट यू हैव द एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, बिकॉज अगर आपके पास ये एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी है, इट मीन्स कि आप अपनी लाइफ के जो मीनिंग है उसको फाइंड आउट करने में ऑलरेडी आधे रास्ते पर आ चुके हो। नेक्स्ट हमारा लास्ट चीज़ होती है डेथ अवेयरनेस। डेथ अवेयरनेस क्या होता है? डेथ अवेयरनेस इज सिंपली एक्नॉलेजिंग द सर्टेनिटी ऑफ लाइफ, सर्टेनिटी ऑफ डेथ, कि हमारी डेथ जो है वो तो एक सर्टन चीज़ है, वो तो एक मतलब पक्की चीज़ है कि वो होना ही है। और अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट इज टर्म्ड एज डेथ अवेयरनेस। और अगर हम डेथ अवेयरनेस को एक्सेप्ट करते हैं, अगर हम डेथ की सर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो वी लिव आवर लाइफ, वी आर मोर टेंड टू लिव आवर लाइफ फुली। हम हमारी लाइफ को ज़्यादा अच्छे से, जितनी भी हमारी लाइफ है उसको ज़्यादा अच्छे से हम जी पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से हम उसको हमारी लाइफ को लीड कर पाएंगे। लेकिन अगर इसमें हम फेल होते हैं, इफ़ वी फेल टू एक्नॉलेज दैट सर्टेनिटी ऑफ डेथ, तो फिर
हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है कि हम हमारी जितनी भी लाइफ है हम उसको सही तरीके से लीड नहीं कर पा रहे। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट अप्रोच के बारे में, जो कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के नाम से जाना जाता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो इट हेल्प्स द पीपल टू लिव वेल, टू अचीव पर्सनल ग्रोथ एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। इसका मतलब क्या है कि लोगों को इंस्पायर करता है, लोगों को वो हेल्प करता है कि लोग अपने पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दें, लोग अच्छी लाइफ को लीड करें और इस अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी अच्छा बनाएं, एक हेल्दी और बेटर वर्ल्ड बनाने की कोशिश करें। इसमें अगर हम बात करें, इट एम्फसाइजेस ऑन द पोटेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ, कि हम सभी के पास पर्सनल ग्रोथ के लिए अपने आप को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, हम उस पोटेंशियल को यूज़ करें। ऑल्सो इट ऑल्सो एम्फसाइजेस ऑन द फ्री विल एंड द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और फ्री विल के ऊपर भी ये काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस देता है। अगर हम इसके कुछ कंसेप्ट्स की बात करें तो सेल्फ से रिलेटेड यहाँ पर कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला आता है सेल्फ कंसेप्ट। Self concept is what? Self concept is simply what an individual think about himself. अपने आप के बारे में कोई भी इंडिविजुअल क्या सोच रहा है, और जो कुछ भी वो अपने आप के बारे में सोचता है उसे हम सेल्फ कंसेप्ट बोलते हैं। और यही सेल्फ कंसेप्ट जो है हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, यही सेल्फ कंसेप्ट हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। तो सिंपली a person's awareness about himself that is reflected in his behavior is known as self concept. For example, मान लेते हैं कि मैं अपने आप के बारे में अपने आप के बारे में ऐसी अवेयरनेस रखता हूँ या कंसेप्ट रखता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने माना है, खुद के बारे में ये माना है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि आई हैव अ गुड फिजिक, या मैं ऐसा कुछ भी मान सकता हूँ कि आई हैव अ वेरी गुड इंटेलेक्चुअल नॉलेज और आई हैव अ वेरी गुड जनरल नॉलेज। तो ऐसा मैंने अपने आप के बारे में सोच कर रखा है, ये मेरा कंसेप्ट है खुद को लेकर। ठीक है, दिस वाज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो ये हमारा सेल्फ कंसेप्ट होगा। दूसरी चीज हमारी आती है सेल्फ वर्थ। हम अपने आप को कितना वैल्यू करते हैं, क्या वर्थ हमने अपने आप की रखी, हाउ मच वी वैल्यू आवर सेल्फ, हमारी खुद की क्या कीमत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि मैंने अपने आप के बारे में से सोच के रखा है कि अगर मैं मेरी फैमिली में नहीं रहूँ तो मेरी फैमिली की काफ़ी सारी जो है फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो उनमें प्रॉब्लम आएगी। जैसे जो भी काम मैं अपनी फैमिली में करता हूँ, अगर मैं ना रहूँ तो मेरे ना होने से वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। या फिर कोचिंग जो यहाँ पर चल रही है, तो कोचिंग में अगर मैं ना रहूँ तो कोचिंग में मेरे ना रहने से कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। यहाँ पर प्रोबेबली मैनेज नहीं हो पाएगा, या इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैंने अपने आप का एक सेल्फ वर्थ बनाया, मैंने अपने आप को एक वैल्यू दी है कि मेरी वैल्यू क्या है। अपने आप को एक वैल्यू देना, इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैंने अपने आप का एक सेल्फ वर्थ बनाया, मैंने अपने आप को एक वैल्यू दी है कि मेरी वैल्यू क्या है। अपने आप को एक वैल्यू देना सेल्फ वर्थ कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है आइडल सेल्फ। आइडल सेल्फ, ठीक है, आइडल सेल्फ का मतलब होता है कि हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं या फिर कैसा देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं इंडिया के या वर्ल्ड के टॉप टीचर्स के लिस्ट में मेरा नाम आए। तो मैं अपने आप को ग्लोबल बेस्ट टीचर्स की लिस्ट में देखना चाहता हूं। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये हमारा आइडल सेल्फ होगा कि मैं अपने आप को कहाँ पहुंचाना चाहता हूं या फिर मैं कैसा बनना चाहता हूं। दैट इज माई आइडल सेल्फ। और लास्ट हमारा आता है द रियल सेल्फ। रियल सेल्फ का मतलब होता है कि हाउ और व्हाट वी एक्चुअली आर, हम एक्चुअल में कैसे हैं या फिर हम एक्चुअल में क्या हैं। ठीक है, तो जनरली अगर हम इसकी बात करें तो लोगों को जनरली ये नहीं पता रहता है कि भाई उनका एक्चुअल सेल्फ क्या है या रियल सेल्फ क्या है। ठीक है, तो क्योंकि हमने हमारा सेल्फ कंसेप्ट बना रखा है, हमने हमारी सेल्फ वर्थ बना रखी है और हमने एक आइडल सेल्फ बना रखा है। और जनरली लेकिन हम इसकी बात करें सेल्फ जो रियल सेल्फ है उसकी बात करें तो हमें अपने रियल सेल्फ के बारे में जनरली पता नहीं होता है। ओके, इसके बाद हमारी चार चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। पहला होता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। इसके अगर हम कुछ प्रिंसिपल्स की बात करें, पहला होता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, सिंपैथी, एम्पैथी और कॉन्ग्रुएंस, ये चार चीज़ें हैं। जब भी आप
ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को पढ़ रहे हैं तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको इन 4 चीज़ों को समझना ज़रूरी है। सबसे पहला तो होता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब है एक्सेप्टिंग द क्लाइंट विदाउट एनी जजमेंट और विदाउट मेकिंग एनी प्रेजुडिस अबाउट हिम। तो क्लाइंट को जैसा भी वो है, हमारा क्लाइंट या जो सब्जेक्ट है जैसे भी वो हैं, हमें उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना है, हमें उसमें हमारा कोई भी जजमेंट ऐड नहीं करना। दिस इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। दूसरा मैंने आपको बताया सिंपैथी। सिंपैथी इज व्हाट? सिंपली लिसनिंग टू अ पर्सन एंड कंसोलिंग देम। हमने लोगों की बात सुनी, उनका जो भी प्रॉब्लम है उनकी बात सुनी और हमने उनको सिंपली कंसोल कर दिया। तो ये सिर्फ सुनना और उनको समझाना, ये हमारा सिंपैथी कहलाता है। लेकिन हमें फोकस करना है एम्पैथी पर। व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस और फीलिंग। हमें सिर्फ सुनकर समझाना नहीं है, हमें उनकी प्रॉब्लम को सुनना है और उनकी प्रॉब्लम को समझने की जो एबिलिटी होती है उसे हम एम्पैथी बोलते हैं। लास्ट हमारा होता है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है कि हम एज एन इंडिविजुअल एज ए थेरेपिस्ट हमें ऑथेंटिसिटी हो, ठीक है, ऑथेंटिसिटी हो। वी शुड बी ऑथेंटिक एंड वी शुड रिस्पेक्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर सब्जेक्ट। तो ये मेजर 3 चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहले तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जहाँ पर हम सब्जेक्ट को, हमारे क्लाइंट को वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे कि वो है, विदाउट मेकिंग एनी जजमेंट। दूसरा है एम्पैथी, जहाँ पर हम सब्जेक्ट की सिर्फ प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे हैं, हम उनकी सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, हम उनकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। वी आर अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस। और तीसरा हमारा होता है कॉन्ग्रुएंस, जहाँ पर अ थेरेपिस्ट मस्ट ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स इट्स क्लाइंट एंड ऑलवेज बी ऑथेंटिक। इसके बाद हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे अगर हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात करें तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के कुछ की प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि पहला हमारा होता है फोकस ऑन होल पर्सन। विद दिस आर ऑल 5 थ्योरेटिकल अप्रोचेस विच वी वर स्टडीइंग आर कंप्लीटेड। सबसे पहले हमने साइको डायनेमिक अप्रोच या फिर साइको एनालिटिकल अप्रोच देखी। उसके बाद दूसरी अप्रोच हमने बिहेवियरल अप्रोच देखी, जो कि हमारी लास्ट वीडियो दैट वाज इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 में आप उसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हो तो। और दिस वाज पार्ट 3। और इस पार्ट 3 में हमने हमारी 3 बाकी की बची हुई अप्रोचेस देखी, जिसमें हम कॉग्निटिव अप्रोच और एग्जिस्टेंशियल अप्रोच एंड लास्ट वन वाज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। हमने 5 अप्रोचेस जो है यहाँ पर अब कंप्लीट कर ली हैं पार्ट 2 और 3 में। पार्ट 1 में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि साइकोलॉजी क्या होती है और उसकी सारे गोल्स, उसके स्कोप और ओरिजिन, उसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद हम देखेंगे हमारी साइकोलॉजी की मेथड्स इन साइकोलॉजी फॉर व्हाट? टू गेन द इंफॉर्मेशन वट एवर वी आर वांट टू स्टडी साइकोलॉजी। तो उसमें हमें मेथड्स होती हैं पढ़ने की, जिसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन को गेन करने की मेथड होती है एक्सपेरिमेंटल मेथड, दूसरी होती है कोरिलेशनल मेथड, तीसरी होती है ऑब्जर्वेशन और चौथी होती है केस स्टडी। वैसे कुछ और भी मेथड्स होती हैं, लेकिन प्राइमरीली हम इन 4 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।